नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ये वो अभिनेता हैं जो अपनी बेहतरीन अदायगी से हर किरदार में जान डाल देते हैं। आइए जानते हैं उनसे आजादी के मायने, नए भारत के सपने और उनके अपने सफर के बारे में। बंद कर अपनी अंग्रेजी और अपना ज्ञान। घूसखोरी कर रहा है तो इस कुर्सी पे बैठ गया। अबे जबान बहुत ज्यादा चला रहा है तो जबान चलाना शुरू कहाँ किया अब तक? यही तो विडंबना है आज हमारे देश की कि सीधी सादी हिंदी टेढ़ी लगती है और वो टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी सीधी लगती है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं विक्रांत मैसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस डे पर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके पहले राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जया जी, आपका, दूरदर्शन की पूरी टीम का और जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं उन सबका इस प्यार के लिए, इस सम्मान के लिए, और आपको, आपकी टीम को और सभी दर्शकों को आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विक्रांत, एंड बहुत याद आ रही है घर की, क्योंकि घर पे हूँ नहीं मैं इस बार। जी जी जी, बहुत दूर से आप जुड़े हैं हमसे और आप समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। विक्रांत, आज हम एक नया भारत देख रहे हैं। आप युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, एक यूथ आइकन के रूप में उभरे हैं। किस तरह से देखते हैं कि आज युवाओं के लिए सिर्फ अधिकार नहीं, उनकी जिम्मेदारी भी है? आजादी के क्या मायने हैं आपके लिए? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सब अपने राइट्स के बारे में जरूर जानते हैं कि ये मेरा राइट है, लेकिन अपनी ड्यूटीज के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। और अगर हम नए भारत की बात करें तो मुझे बहुत गौरव है इस बात का कि मैं भारत का निवासी हूँ। सौभाग्य है कि पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है, काम के जरिए बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता है, लेकिन ये चीज का एहसास दिन ब दिन होता जा रहा है कि भारत जैसा कोई देश नहीं है। कई बार मैं और मेरा परिवार बैठ के बात करते हैं कि इंडिया इज द प्लेस टू बी, और आने वाले 20-25 सालों में हम सब जानते हैं कि 2045 तक हमारी जो आशाएं हैं, जो प्लानिंग है, जो उम्मीद है कलेक्टिवली हम सबकी, वो किस स्तर तक जाएगी वो हम सभी जानते हैं। तो बस रियली प्राउड टू बी अ भारतीय नागरिक, बहुत खुशी है इस बात की। और सच में ये नया भारत है, जैसे आपने कहा, वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कि हम सबकी एक जिम्मेदारी है इस देश को उसके ट्रू पोटेंशियल तक ले जाने के लिए। तो हम सबको एकजुट होके सिर्फ अपने राइट्स नहीं डिमांड करने, पर अपनी ड्यूटीज पे भी उतना ही ध्यान देना है। पर आपको लगता है कि युवाओं के लिए आजादी के मायने बदल रहे हैं? हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आजाद भारत में पैदा हुए हैं। बिल्कुल, और बहुत ही तेजी से, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वी आर लिविंग इन अ वेरी एडवांस स्टेज राइट नाउ। तो बहुत तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो युवा हैं इस देश के, बहुत सारे बच्चों से मैं भी मिलता हूँ, उनको मेरे घर में भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनको आजादी के सही मायने पता नहीं है। वो सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, रटते हैं, एग्जाम जाके लिख के आ जाते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादाओं ने, दादियों ने, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स रहे, उन्होंने हमारे लिए ये दिन देखने के लिए क्या क्या सहा है, उसका कोई अंदाजा नहीं है। और मैं भी कहीं ना कहीं ये कंसीड करता हूँ कि मैं भी जब छोटा था तो मुझे भी इतनी जानकारी थी नहीं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, चीजों को समझने की कोशिश की, तो आज वाकई, जैसे मैंने कहा, कि बहुत गौरव है इस बात का कि मैं भारत का निवासी हूँ। सिर्फ एग्जाम्स में और सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत सारी चीजें हमें प्रैक्टिकली भी करनी चाहिए। सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा लहरा के वही देशभक्ति नहीं है मेरे हिसाब से। रोजमर्रा के जीवन में आप अपने देश की उन्नति के लिए, सोसाइटी की ग्रोथ के लिए आप क्या करते हैं, वो मेरे मायने में सही देशभक्ति है। बिल्कुल। मैं एक किस्सा और ये शेयर करना चाहूंगा कि मुझे भी इस बात का एहसास शायद तब तक नहीं था जब मुझे पता चला कि बैसाखी के दिन जो जलियांवाला बाग में हुआ था, जो दुर्भाग्य इंसिडेंट हुआ था, उसमें मेरे नाना जी मौजूद थे। उनके बाजू से गोली लग के निकल गई थी और वो एक डेड बॉडी के नीचे, उन्होंने अपने ऊपर एक डेड बॉडी डाल दी थी और वो कुछ मिनटों तक वहां पे छिपे रहे। तो ये सारी चीजें उन्होंने देखी हैं। पार्टीशन के टाइम पे वो जब वहां से अपने देश आए थे तो उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था अपनी सरजमीन तक पहुंचने के लिए। तो ये सारी चीजें हमने घर में सुनी है,
बस ये है कि मैं एज ए यंग पेरेंट ये भी कोशिश करूंगा कि आई इनकलकेट दीज वैल्यूज, देशभक्ति के वैल्यूज अपने बच्चों में भी। विक्रांत, जैसे आपने कहा कि आप दुनिया भर घूमते हैं और आपको लोगों से मिलने का मौका मिलता है। पिछले 11 वर्षों में जिस तरह से भारत की संस्कृति, भारत की कलाएं या भारत की सिनेमा एक सॉफ्ट पावर के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना रही हैं, एक इंडस्ट्री इनसाइडर के रूप में किस तरह से आप इसको देखते हैं कि कैसे जो हमारा श्रेष्ठ नेतृत्व है उसका जो विजन है या जो उसके प्रयास हैं, जो भारत की सॉफ्ट पावर को आज वैश्विक मंच पर ब्रांड इंडिया के रूप में पेश करने की, वो आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये पिछले 11 वर्षों में तो डेफिनेटली बहुत चीजें चेंज हुई हैं, क्योंकि मुझे भी 12-13 साल हुए हैं सिनेमा में आए हुए। तो मैंने भी बदलाव जो है बहुत ही रैपिडली देखा है। और खास तौर पे ये जो सॉफ्ट पावर आप कह रही हैं, ये हमेशा रही है। बस उसको आज की भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है, उसका योगदान जो है, क्योंकि सिनेमा हमेशा एक इन्फ्लुएंशियल मीडियम रहा है, ये हम सब जानते हैं। सिनेमा एंड सोसाइटी गो हैंड इन हैंड, हमने हमेशा ये चीज सुनी है। उसको जो आज की जो भारत सरकार है, उन्होंने एक बहुत अच्छा मंच दिया है। अगर आप वेव्स की बात करें, जो वेव्स जैसा मंच आज तैयार किया है भारत सरकार ने, जो कुछ ही महीनों पहले हुआ था, दुनिया भर से लोग आए हुए थे। लगभग मेरे ख्याल से 90 देशों से लोग आए हुए थे वहां पे, जो वेव्स का बाजार लगा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उसका उद्घाटन किया था, वहां पे सब थे, मैं भी मौजूद था। तो इट इज अ फेनोमिनल इनिशिएटिव। और सिर्फ सिनेमा ही नहीं, बल्कि डिजिटल पावर जो है आज हमारे पास, अब मैं भी जो इंटरव्यू कर रहा हूं, मैं अपने फोन में कर रहा हूं आपके साथ। तो ये देखिए, ये आज डिजिटाइजेशन की पावर है, उसको इस सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है। फिर बहुत सारी चीजें हैं, कंटेंट क्रिएशन की अगर आप बात कर लें, या टेकिंग इंडिया टू द वर्ल्ड की अगर आप बात करें, तो वेव्स जैसे मंच के साथ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एंड यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये सॉफ्ट पावर है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इसको रिकॉग्नाइज करके वेव्स जैसा मंच उन्होंने तैयार किया है। और हम सब के लिए, जो भी लोग कहानी कहना चाहते हैं, सिनेमा से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार से कहानियों से जुड़े हुए हैं, समाज को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं पॉजिटिव लाइट में, या उन लोगों की आवाज बनना चाहते हैं अपनी कहानियों के जरिए, अपने कंटेंट के जरिए, जिनको आज तक शायद किसी ने देखा तक नहीं था, तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और एक चैलेंज भी है। एंड इट्स ओनली गोइंग टू गेट बेटर विद टाइम। ग्लोबल पावर हाउस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है भारत को लेकर बनाने का। वेव्स का आपने जिक्र किया, किस तरह से आप इसको देखते हैं कि आप एक इंडस्ट्री, एक फिल्मी बैकग्राउंड के बिना आप आज इस मकाम पर पहुंचे हैं, खुद का आपका एक संघर्ष रहा है, किस तरह से आज युवाओं को वो अवसर मिल रहे हैं, वो मंच मिल रहा है, वो रीच मिल रही है यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के विजन के तहत? देखिए, मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, जैसे आपने कहा कि बिना किसी बैकग्राउंड के यहाँ तक मेहनत करके पहुंचा हूँ। आज भारत सरकार ने मेरा सबसे बड़ा सपना जो था वो भी पूरा किया है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि अगर आप शिद्दत से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, समाज को ध्यान में रख के भी अगर आप काम करेंगे, तो ये सरकार, ये देश, ये समाज जो है वो आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको रिकॉग्नाइज करेगा। और यही नया भारत है। यहाँ पे चाहे किसी भी क्षेत्र की अगर आप बात करें, चाहे आप स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे राजनीति की भी अगर आप बात करें, ये जो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं हमारी सोसाइटी के, सिनेमा भी उसमें एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल मीडियम है। यहाँ पे आप पिछले 10-11 सालों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो सो कॉल्ड आउटसाइडर्स हैं, ये उनको एक मंच मिला है, उनको सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज किया है, उसको भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है, उसको आपने, मैंने, हम सब ने मिलकर किया है। तो ये एक जो हम सबका पॉइंट ऑफ व्यू देखने का नजरिया बदल रहा है, वो कलेक्टिवली बदल रहा है। लेकिन ये चीज भी हमें ध्यान देनी होगी कि ये ओवरनाइट नहीं होगा, इसमें हमें समय देना होगा। इसमें समय, अगर हम जो जैसे कहते हैं कि जितनी लंबी इमारत बनानी है उतनी ही मजबूत नींव होनी जरूरी है। तो अगर हम वाकई भारत को दुनिया, इट इज ऑलरेडी एन इमर्जिंग पावर, इट ऑलरेडी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, पर जो भारत सरकार का और हम सबका सपना है 2047 को लेके, अगर उसे वाकई हमें पूरा करना है तो हम सबको मिलके एकजुट होकर काम करना होगा उसमें। और टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना होगा, ईमानदारी को रिकॉग्नाइज करना होगा, प्रिविलेज को नहीं। बिल्कुल। और यहाँ पर ज्यूरी से लेकर दर्शकों ने रिकॉग्नाइज किया। 12वीं फेल के पोस्टर में जो भीड़ में छिपा एक चेहरा चमक रहा है, उस चेहरे को रिकॉग्नाइज किया विक्रांत। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना,
अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला शाहरुख के साथ, उसको शेयर करना, ये कितना खास लम्हा था? मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहता था। मैं मुंबई का निवासी हूँ। हमेशा मैंने फिल्मों की शूटिंग मेरे घर के आसपास देखी है। टेलीविजन में भी इतना काम किया है, तो लगभग 21 साल हो चुके हैं मुझे काम करके। और जब राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा हुई तो मैं यहाँ फिलहाल अभी साउथ अमेरिका में बैठा हूँ, यहाँ रात हुई है, तो मुझे बताया तो मैं सुबह उठ के बैठ गया था देखने के लिए। उम्मीद थी कि मिल जाएगा, क्योंकि विश्वास था कि एक अच्छी फिल्म बनाई है। और मैं क्या कहूँ, ये मेरा एक सपना पूरा हुआ है, और मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल जूरी, आई एम रियली ग्रेटफुल टू द ऑडियंसेस जिन्होंने इस फिल्म को इतना प्यार दिया। तो शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि आज के दौर में किसी भी फिल्म का मल्टीप्लेक्स के दौर में 100 दिन से ज्यादा चलना, 100 डेज पूरा करना बहुत बड़ी बात होती है। तो और वो संघर्ष के दिन याद आते हैं आज भी, क्योंकि शायद मेरी पहली पहचान आपसे सुगना के श्याम के रूप में है। जी, तो सुगना का पति। बालिका वधू जो पहला उस समय पहचान हुई थी, उसके पहले भी शायद आपने काम किया होगा, तो उससे लेकर 12 फेल तक, तो वो संघर्ष के दिन याद आते हैं। किस तरह से आपने कहा कि आपने टीवी से, छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर जो आपकी छलांग थी वो बेहद सक्सेसफुल रही। पहले भी आपके इंटरव्यूज़ देखें तब आपने कहा कि नहीं, मैं रोल के पीछे भागता हूँ, मैं चूज़ नहीं कर सकता जो इस वक्त मेरा स्टैचर है। मैंने आपको कहते हुए सुना था, लेकिन आज आप उस पोजीशन में हैं कि आप चुन सकते हैं अपने लिए किरदार। जी हाँ, ये सच है कि एक वक्त था जब सिर्फ काम अगर आए, मतलब काम की इज्जत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब शायद उस पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मैं चुन सकूं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जया जी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो सम्मान इस देश ने दिया है, इस देश की जनता ने दिया है, उसको मैं बरकरार रखूं। एंटरटेन करने के साथ साथ कहीं ना कहीं इस जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस माध्यम से मैं उनकी आवाज बनने की कोशिश करूं, उनकी बातें दुनिया तक लाने की कोशिश करूं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और संघर्ष। देखिए, हम सब के अपने अपने संघर्ष रहे हैं जीवन में। मैंने ये भी हमेशा कहा है कि जी हाँ, मुश्किलें रही हैं, संघर्ष रहा है, वरना कोई 16 साल का लड़का अपना घर छोड़ के काम करना नहीं चाहता, वो पढ़ना चाहता है। लेकिन सिचुएशन वैसी थी। पर मैं ये भी कंसीड करता हूँ कि मुझसे कहीं ज्यादा लोगों ने स्ट्रगल किया। मैं तो मुंबई का निवासी हूँ। बाय द एंड ऑफ इट, ऑडिशन करने के बाद या जब मैं शामक दावर की ट्रूप में भी काम करता था, तो मेरे पास मेरा घर था और गर्मा गर्म रोटी मुझे मेरी माँ की मिल जाती थी। और बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने घरों को छोड़ के मुंबई शहर में रहे हैं, अपने घर वालों से दूर, अपने माँ बाप से दूर, जिनके पास शायद जेब में उतने पैसे भी नहीं है 2 वक्त की रोटी खाने के लिए। तो मेरा संघर्ष उनके कंपैरिजन में बहुत कम रहा है, तो मैं उसको ज्यादा ग्लोरीफाई करना पसंद नहीं करता। बट हाँ, सबके अपने अपने स्ट्रगल रहते हैं। और 12th फेल के जरिए शायद मैंने कहीं ना कहीं अपनी भी कहानी कही है। ठीक है, चलिए, आज़ादी स्पेशल है, संघर्ष की बात हो गई तो आज़ादी की बात करते हैं। बहुत सारे आज़ादी के जो नायक हैं उन पर हम फिल्म बनते हुए देख रहे हैं। कोई ऐसा किरदार आपके मन में है जिसको आप बड़े पर्दे पर निभाना चाहेंगे? मैं आज ही बात कर रहा था किसी से, आज ही दिन में बात कर रहा था कि मैं गांधी प्ले करना चाहता हूँ। आई वुड लव टू प्ले महात्मा गांधी, क्योंकि शायद पर्सनालिटी भी मतलब है, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर भी उनकी तरह है। अब भगत सिंह तो मैं बनना चाहता था, लेकिन इतनी सारी फिल्में बन गई हैं भगत सिंह पे कि अब मेरे ख्याल से ना ही बने तो बेहतर है। तो बहुत से नायक हैं ऐसे, बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर फिल्में बननी चाहिए। बट हाँ, मतलब मैं ऐसे कोई एक किरदार कुछ चुनूंगा नहीं, बट मैं डेफिनेटली उस दौर को, जो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि इस आज की जनता के लिए, आज के युवाओं के लिए जो वाकई आजादी के मायने नहीं जानते हैं, मैं एक उस दौर की या आजादी के दौर की कहानी जरूर करना चाहूंगा। कोई ऐसा गीत जो आज़ादी के जश्न में आपको याद आ रहा है, जो बचपन से सुना है और आज़ादी के जश्न में हम गाया करते थे, कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? कुछ ऐसा गीत आपका सबसे पसंद? नहीं, मैं गुनगुना तो नहीं सकता, मैं बहुत बुरा गाता हूँ। गाने के लिए नहीं, गुनगुनाने के लिए कुछ ऐसा गीत जो आप नहीं, ये लता जी का जो गाना था, ऐ मेरे वतन के लोगों, ये हमारा अलार्म हुआ करता था। तो मेरा भाई और मैं, हम तो मतलब हमारे बिल्डिंग में फ्लैग होस्टिंग होती थी सुबह 8 बजे। अब 8 बजे तो हम उठ नहीं पाते थे, तो हमारे घर वाले ऐ मेरे वतन के लोगों ये गाना लगाते थे ब्लास्ट पे, ठीक है। और घर पे आलू पूरी, श्रीखंड या खीर बनती थी आजादी के दिन, आज भी बना हुआ है।
आज भी वही बनेगा घर पे। तो जो लता जी का गाना है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, थोड़ा तो गुनगुना वो सकते गाना हैं। सुन, थोड़ा तो गुनगुना सकते जूम पे आप है मेरे साथ, आप भी गाइए मेरे साथ। कोशिश नहीं कीजिए। नहीं वो ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बस इससे ज्यादा मैं गाऊंगा बहुत, तो बहुत दर्शक खूब, बहुत टीवी खूब। चैनल चेंज कर देंगे। नहीं, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किस तरह से देखते हैं आप विक्रांत? आपने कहा एक जिम्मेदारी आ गई है, बहुत ही बेहतरीन फिल्मों के साथ, किरदारों के साथ आप दर्शकों के सामने आ रहे हैं। पत्रकार के रूप में भी आपका किरदार बहुत पसंद किया गया। साबरमती का रिपोर्ट का भी जिक्र करना चाहूंगी। बहुत ही सशक्त किरदारों के साथ इस वक्त आप दर्शकों के सामने आ रहे हैं, और क्या कुछ तैयारी है? समाज के जिस वर्ग से मैं आता हूँ वहां पे अनफॉर्चुनेटली आज भी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही आसानी से अनदेखा कर देते हैं, तो उनकी आवाज बनना चाहता हूँ। जैसे आपने साबरमती रिपोर्ट की बात की, उस पत्रकार के जरिए मैं उन लोगों की आवाज बनना चाह रहा था जिनको इतने सालों तक, 22 वर्षों तक किसी ने सिनेमा के जरिए याद नहीं किया। और मनोज कुमार शर्मा के जरिए मैं उन लोगों की आवाज बनना चाहता हूं जिन्हें, जैसे मैं कह रहा हूं कि हम उनको गिनते भी नहीं है सोसाइटी में। तो ये एक है, नाम छोड़ के नाम का क्या है देखेंगे। बस ये है कि अच्छी कहानियां कहना चाहता हूँ, लोगों की हिम्मत बनना चाहता हूँ अपने काम के जरिए, उनकी आवाज बनना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मैं थोड़ा एंटरटेन भी करना चाहता हूँ। इतना सीरियस हूँ नहीं मैं, लेकिन ये जो स्टोरी टेलिंग का जो मीडियम है ये बहुत पावरफुल है जया जी। बचपन से सबसे पहली चीज, एक बच्चे को रात को जब सुलाने के पहले उसको कहानी सुनाई जाती है, तो आप सोचिए कि ये हमारे डेवलपमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और समाज में जितने भी लोग हैं, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, सब कहानियां सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। उसकी क्षमता जो है उसको सब जानते हैं। तो आई एम रियली प्रिविलेज्ड। आज मैं जहां भी हूं, मैं आई वांट टू गिव इट बैक टू माय पीपल, जिनकी वजह से मैं आज हूं। आपको लगता है कि ये बहुत ही सही समय है, जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, किरदार बन रहे हैं, जिस तरह से मौके मिल रहे हैं, एक बहुत ही सही समय है इस समय इस सिनेमा की दुनिया में आने का, और जो कहना चाहते हैं वो कहने का? आपके पास बहुत सारे मीडियम हैं, जैसे पीएम मोदी कहते हैं कि आप स्क्रीन छोटी हो गई है लेकिन कंटेंट बड़ा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये वेव्स में कहा था उन्होंने, एंड ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, मैं ये नहीं जानता कि 70-80 में क्या होता था, 70-80 के दशक में क्या होता था, क्योंकि मैं पैदा ही नहीं हुआ था तभी। लेकिन आज अगर आप, मतलब क्योंकि मैं देख पा रहा हूं सॉरी, तो मैं जानता हूं कि अलग अलग मीडियम्स हैं, और सोशल मीडिया की वजह से कहीं ना कहीं मेरिट को आज बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। आज अगर आप कहीं से भी आते हैं, अगर आप अच्छी कहानी लिखते हैं, बनाते हैं, आप अभिनेता हैं या निर्देशक हैं या कुछ भी हैं, अगर आप अच्छी कहानियां कहते हैं और अगर दिलों तक लोगों के पहुंचते हैं, तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। एग्जैक्टली लाइक यू सेड, दिस इज अ ग्रेट टाइम। बहुत अलग अलग प्रकार की मीडियम्स हैं, ओटीटी है, सिनेमा है, टेलीविजन है, थिएटर है, अब तो इंडिपेंडेंट रीलें बननी शुरू हो गई हैं, और लोगों को इतना मान सम्मान मिल रहा है, उसके लिए लोगों के घर भी चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं आज हमारे पास, एंड दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बी एन एक्टर और बी एनीबॉडी एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी टेलिंग। एंड एज आई सेड, बिल्कुल जैसे वेव्स की भी मैंने बात की, वेव्स जैसे मंच की वजह से आज आप सिर्फ अपने देश या अपने समाज तक सीमित नहीं है, आप दुनिया में कहीं भी जाके किसी के भी साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बन रहा है, पहले था लेकिन अब वो बेटर हो रहा है, वर्ल्ड क्लास हो रहा है। तो these are really exciting times, really exciting times. बिल्कुल, आपने एक पीएम मोदी का भी जिक्र किया कि उन्होंने ये बात कही थी। किस तरह से आप देखते हैं, आप एक यूथ आइकन है, वो भारत के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मैं उन्हें देखती हूँ कि किस तरह से वो ब्रांड इंडिया को वैश्विक मंच पे ले जा रहे हैं। आपसे भी उनकी मुलाकात हुई, किस तरह से रहा उनके साथ? आपको लगता है कैसे उनका विजन एक इस समय न्यू इंडिया की नींव रख रहा है? I think finally we have someone who has the courage to walk the talk. और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, वो एक
एक पल मैं कभी नहीं भूलूंगा जब स्क्रीनिंग खत्म हुई थी और स्क्रीनिंग खत्म होकर लगभग 8 या 10 मिनट हो गए थे, बहुत पंक्चुअल है वो। 8 या 10 मिनट हो गए थे और हमें एक कमरे में बिठाया गया था वहां पे, और वो 10 मिनट स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद जब वो हमसे मिल रहे हैं तो उनकी आंखों के नीचे एक जो रुआसा आंखें होती, जो गीलापन था उनकी आंखों के नीचे, वो तब भी बरकरार था। एंड मैं उनसे 2 फीट की दूरी पे खड़ा हुआ था एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम एंड I could see how moved he was with that story or with our attempt to tell that story. और उन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया हम सबका, पूरी टीम का काफी एनकरेज किया उन्होंने हमें, और वेव्स में भी न्योता उन्होंने दिया मुझे और मेरी पूरी टीम को। तो जैसे आप कह रही हैं कि यू नो ही इज अ ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल स्टेज पे भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जनता का साथ है उन्हें, इतने सालों से वो अब हैं, एंड I'm really happy that he's motivating all of us to go out there and better ourselves. And yeah, जैसे मैंने कहा कि happy to finally have someone who has the courage to sort of walk the talk. बिल्कुल। तो इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म करते हैं। विक्रांत, आप अपना बहुत ही कीमती समय आपने दिया, चलते चलते आज़ादी के इस जश्न को खास बनाते हुए कुछ युवाओं को एक लाइन कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहूँगा कि सबसे पहले तो आप स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, आपके परिवार को भी। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अपने राइट्स के बारे में तो आप बिल्कुल जानिए, बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी ड्यूटीज के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। बड़ा अफसोस होता है जब आज भी इतनी बातें करने के बाद और प्रधानमंत्री मोदी जी के खुद कहने के बाद, एक अलग कमेटी बनाने के बाद, स्वच्छ भारत बनाने के बाद भी आप लोगों को थूकते हुए देखते हैं, कूड़ा फेंकते हुए देखते हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो यहाँ से 2 घंटा दूर फ्लाइट लेके अगर यूएई या गल्फ कंट्रीज में चले जाते हैं तो सारे लॉज का पालन करते हैं। तो ऐसा नहीं है, सरकार पे या उंगली उठाने से पहले या देश पे उंगली उठाने से पहले आप अपने ऊपर उंगली उठाएं, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, और कलेक्टिवली मिलके ही देश आगे बढ़ पाएगा। तो राइट्स तो बिल्कुल जाने, लेकिन ड्यूटीज को भी उतनी ही बेहतरीन तरीके से जाने। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत हमसे जुड़ने के लिए, और हम यही आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये तो पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है। कहानियों में जो ताकत है दिल को झंझोर देने की, उस तरह की कहानियां लेकर आप लगातार आते रहेंगे, और ये तो शुरुआत हुई है, पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है। बहुत जल्द आपको और भी राष्ट्रीय पुरस्कार बहुत जल्द मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी के इस जश्न को डीडी न्यूज़ की दर्शकों के साथ मनाने के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को। आज के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।